हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज हम फ्रांसीसियों का आक्रमण। अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी भी आए। यूरोप की शक्तियाँ ये है फ्रांस और ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन, ये है आपका ब्रिटेन यानी अंग्रेज, और ये है आपका इंग्लिश चैनल, और ये है आपका उत्तरी सागर, और ये जो बचता है ये है डोबर जलसंधि। यानी कि डोबर जलसंधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को भी जोड़ती है। यानी एक ऐसे देश जो यहाँ से उठ करके और उत्तमाशा द्वीप होते हुए समुद्री मार्ग से नए रास्ते की तलाश करके मेडागास्कर होते हुए और हमारे भारत में प्रवेश कर गए। यानी जैसे जैसे क्रमशः ये लोग आते गए और हमारे यहाँ पे व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करते गए। ब्रिटेन और फ्रांस का 36 का आंकड़ा जिसे कहा जाता है हमेशा रहा, यानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हमेशा बने रहे। जब फ्रांसीसियों ने देखा, और ख़ास करके फ्रांसीसी में लुई 14वां के जो मंत्री थे काल्बर्ट, इन्हें कोलबर्ट भी कहा जाता है, इन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, ब्रिटेन ने, डच ने, यही के इसके ऊपर ये बिस्के की खाड़ी के बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के पास में यहीं पे डेनमार्क है। यानी सोचा डेन, पुर्तगाल, अंग्रेज और यहीं पे डच हैं, तो इन लोगों ने, इनके इर्द गिर्द, फ्रांसीसियों के इर्द गिर्द सभी लोगों ने भारत से व्यापार किया और अच्छा लाभ कमाया। फ्रांसीसियों के शासक लुई 14वें के जो मंत्री कॉलबर्ट थे, उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं गए, क्योंकि भारत से इतना ज़्यादा लाभ होता है और नॉर्थ ईस्ट एशिया से मसाले का व्यापार, भारत के कपड़े के व्यापार में इतना हमें अगर लाभ प्राप्त होता है तो हमने अभी तक अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाई। उन्होंने लुई 14वें से डिस्कस करने के पश्चात 1664 में एक कंपनी बनाया, उसका नाम दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया 1664 में। अब वो यहाँ से चल तो दिए, लेकिन वो टारगेट किसको करके चल रहे थे? फ्रांसीसियों ने हमेशा टारगेट किया है अंग्रेजों को। क्योंकि ये है अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका मैक्सिको है, अरे मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। यहाँ पे यानी ये जो अंग्रेज हैं और फिर ये फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये और ये दोनों लोग यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में एक दूसरे का उपनिवेश है। अमेरिका में जहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश है, कनाडा में फ्रांस का उपनिवेश है।
तो ये दोनों लोग हमेशा एक दूसरे के कट्टर रहे हैं। जब भारत में आने की बात आई तो फ्रांसीसियों ने ब्रिटेन को टारगेट किया और इन्होंने महसूस किया कि भारत में ब्रिटेन ने किस तरह का अपना कारखाना स्थापित किया। अब जब ब्रिटेन भारत में आया था तब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगानी चाहिए थी 1608 में, जो कि सूरत में पुर्तगालियों के विरोध के कारण, पुर्तगालियों के विरोध के कारण 1611 में अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया अंग्रेजों ने। उसके बाद जैसे ही अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, फिर 1613 में स्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री खोली। अब सूरत में जो फैक्ट्री खोली, इसको फ्रांस ने समझा कि ऐसा कुछ तो बात सूरत में है। कहा जाता है कि यदि आपके पास भोजन करने के लिए भले कुछ ना हो, लेकिन जब भी आप कभी उठें भोजन के समय में, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, आप अपने हिसाब से निकलिए कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि आपने कुछ अच्छा खाया है। तो जो आपको देख करके जलने वाले हैं वो महसूस करेंगे कि कुछ अच्छा खा के आया है। कहा जाता है कि जब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में टक्कर हुआ तो फ्रांसीसियों ने पहली कंपनी अपनी सूरत में स्थापित करने की कोशिश की। क्या सफल कोशिश किया। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया फ्रांसीसियों ने, और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में किया। यानी अंग्रेजों ने भी इसी तरह की स्थिति किया था। दोनों में एक इतनी ज़्यादा वैमनस्यता भी थी और एक दूसरे के लिए जानने की ललक भी था। कहा गया है कि अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसकी गतिविधियों को जानने की भी कोशिश करते हैं, याद रखते हैं हमेशा। अब मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी करके एक गांव था वो प्राप्त कर लिया। फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। और वहीं पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण भी करवाया। लुई नाम का एक किला बनवाया मार्टिन ने, और वहीं से अपनी गतिविधियां प्रारंभ करना शुरू कर दिया। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, ये औरंगजेब के मामा थे। शाइस्ता खां जो है औरंगजेब के मामा थे। ये जब वहाँ शिवाजी को गए थे मारने, तो शिवाजी को मारने के बजाय अपनी उंगली कटवाए तो इनकी बड़ी छवि खराब हुई। उसके बाद में इनको बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। अब जो कि औरंगजेब के मामा थे, तो औरंगजेब ने इनको मारा तो नहीं, इनसे कहा तुम हमारे नज़रों से चले जाओ और जाओ बंगाल में सूबेदार बन जाओ। सूबेदार बना के भेज दिए। वहाँ से फ्रांसीसियों ने एक कुछ स्थान, छोटे छोटे गांव थे, उसको शाइस्ता खां से प्राप्त कर लिया। और वहीं पे 1690 और 92 में चंद्रनगर की स्थापना किया। ये चंद्रनगर इसलिए याद रखिएगा कि अभी आगे चल करके ये युद्ध का कारण बनेगा। और यही चंद्रनगर में 1731 में
एक व्यक्ति है, उसका नाम है डुप्ले। फ्रांसीसियों का सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ और सबसे समझदार गवर्नर। यानी कि डुप्ले चंद्रनगर का प्रमुख के रूप में बन करके आया था। आप सूरत और मसूलीपट्टनम को नोट कर लिए होंगे। डुप्ले के पिता फ्रांस में बहुत बड़े ताकतवर और बहुत बड़े, कहा जाता है कि धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्रभाव के बल पर डुप्ले को बेहतर पद दिलाया था। और जब डुप्ले चंद्रनगर में प्रमुख के तौर पर बन करके आए, उसके बाद 1742 में सभी फ्रांसीसी बस्ती के ये गवर्नर बन गए। और सभी फ्रांसीसी बस्ती के गवर्नर बन गए तो उसके बाद में डुप्ले की कई नीतियां प्रारंभ हुई। डुप्ले की पहली स्थिति थी व्यापार पे एकाधिकार। ये इसका लक्ष्य था। दूसरा, राजनैतिक गतिविधियों पे भी हस्तक्षेप। और तीसरा था, जब राजनीतिक गतिविधियों पे हस्तक्षेप करने का इसका जो लक्ष्य था, उसने तीसरे जो पॉइंट थे, सहायक संधि का मार्ग अपनाया। कहा जाता है कि डुप्ले के जो नीतियां थीं, डुप्ले ने अपनी स्थिति को जो बनाना चाहा, अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। फ्रांसीसियों में जो फ्रांस के शासक थे और अंग्रेजों में अंतर ये था कि फ्रांसीसी अपने गवर्नर को नहीं समझ पाए, लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी के गवर्नर की मानसिकता को समझ गए थे। ब्रिटेन ने डुप्ले की पूरी रणनीति को समझ लिया था। अब वो पूरे चाल में थे कि किसी तरह से डुप्ले को यहाँ से हटा दिया जाए। और अंग्रेज वही कार्य करेंगे। जैसे सहायक संधि में क्या था कि ये मान लीजिए भारतीय राजा हैं, ये भारतीय राज्य हैं, डुप्ले के पास सेना है। डुप्ले ने इन राजाओं से कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप किसी भी प्रकार का तनाव न लें, आपको सेना की चिंता नहीं है, हमारे रहते हुए आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ए, राजा बी, राजा सी, इन्होंने कहा कि देखो, हम अपनी सेना आपके सुरक्षा में लगा देते हैं। अब ये लोग खुश हो गए, अरे वाह, तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारी सुरक्षा का कितनी चिंता है इसको, अब ये हम अपनी सेना हमें लगा रहा है। तो डुप्ले ने कहा ठीक। बोले अरे बिल्कुल, आपने कह दिया, अब हम तो अब क्या बोलें, हम तो भावुक हो गए, इतना अच्छा सोचने वाला हम नहीं समझते थे आपको। कहे नहीं, बात उसकी नहीं है, इसका पैसा तुम ही दोगे। बोले क्या? बोले हाँ। बोले पैसा तुम दोगे, इनका वेतन तुम दोगे, लेकिन इनको जो प्रशिक्षण देना है वो हम देंगे। इनको कहाँ पे किस तरह से विदेश पे आक्रमण करने की नीति कैसी बनानी है वो हम बनाएंगे। सुरक्षात्मक नीति कैसे बनानी है वो हम बनाएंगे, बस शर्त यह है कि तुम सेना नहीं रखोगे। अब इस नीति को डुप्ले ने लगाया, लेकिन डुप्ले के यहाँ बैठे हुए मूर्ख शासक, लिख देता हूँ मूर्ख शासक, फ्रांसीसी शासक मूर्ख ही थे। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे ये गुलामी बनाते, गुलाम ये भी बनाते, गुलाम अंग्रेज ही बनाए भारत को, लेकिन कम से कम एक प्रतिभा थी, उसका सम्मान इनके देश को करना चाहिए था, वो लोग नहीं कर पाए। इस बात को
अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे बैठा हुआ एक छोटा पदाधिकारी, छोटा कद का सैनिक था, एकमात्र एक कनिष्ठ था, उसका नाम था क्लाइव। वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। लेकिन जो कि वहाँ पे एकदम छोटे पद का पदाधिकारी था, कह सकते हो वर्तमान के डी ग्रुप का, तो अपने बड़े अधिकारियों के सामने इन बातों को बता नहीं सकता था। लेकिन वो दिमाग बहुत बेहतर लगा रहा था। धीरे धीरे इस नीति को आगे चल करके अंग्रेज के बहुत बड़े बड़े जो गवर्नर आएंगे वो लोग सब इसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसे समझने में देर कर गए फ्रांसीसी। इसने कहा प्रशिक्षण हम देंगे, आक्रमण हम डिसाइड करेंगे, सुरक्षात्मक व्यवस्था कैसी होगी हम बनाएंगे, लेकिन शर्त यह होगी तुम सेना नहीं रखोगे, सेना हमारी तुम्हारे यहाँ पे रहेगी, खर्चा तुम सेना का दोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबके सब खुश हो गए। लेकिन इतनी खुश होते उसके पहले स्थिति बदल चुकी थी। अभी बताते हैं कैसे। व्यापार का एकाधिकार किसको किसको चाहिए था? व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को भी चाहिए था और फ्रांसीसियों को भी चाहिए था। यानी इंग्लिश और फ्रेंच दोनों इस चीज़ को लागू करना चाहते थे। तो अंतर कहाँ पे हुआ? क्रमशः समझते चलिएगा, और नहीं हाथ से निकल जाएगा एक पॉइंट तो बाद में समझ नहीं पाओगे। अब दोनों में अंतर ये हो गया कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था किसका? वो था व्यापारियों का। इसमें कुछ परसेंट शेयर शासक का था, लेकिन वो एक व्यापारी ही समझिए। ये था इंग्लिश कंपनी। और फ्रेंच जो कंपनी था वो था सरकारी कंपनी। अब सरकारी कंपनी में यहां पे व्यापारी लाभ कमाने के लिए जा रहे थे और फ्रेंच कंपनी में वेतन पाने के लिए जा रहे थे। एक तरफ लाभ है, एक तरफ वेतन, और वेतन पाने वाले व्यक्ति के लिए सामने भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अपने लाभ को और बढ़ाने की, कि वेतन तो सरकार देगी, कंपनी रहे चाहे धंस जाए, लेकिन लाभ अगर हम कमाएंगे तो हमारे पास डबल फायदा होगा। तो जो कंपनी सरकारी थी उसके जो कर्मचारी थे वो व्यापार के सरकारी व्यापार करने के अपेक्षा व्यक्तिगत व्यापार में लग गए। और जब सेना युद्ध करने के बजाय लाभ कमाने पे आ जाए तो स्थिति बेकार हो जाएगी। जैसा कि पुर्तगालियों के बारे में कहा गया था कि एक लेखक ने बताया कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में व्यापार लेकर के आए थे। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्म लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत में प्रवेश किया तब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में व्यापार ले लिया, यानी धर्म को छोड़े। उसके बाद व्यापार में इतना मग्न हो गए कि एक कामा फूटा और तलवार भी छोड़े और उसमें ही व्यापार ले लिए। लेकिन जिसकी नींव पड़ी थी तलवार के दम पे, जिसकी नींव पड़ी थी हथियार के दम पे, उसने संभाला केवल व्यापार, तो दूसरे तो मार ही देंगे। यदि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है और शुरुआत भी धर्म के आधार पे हुआ है तब तो आपका प्रवृत्ति धार्मिक रहे तो बेहतर होगा। यदि आपकी प्रवृत्ति कहा गया जिस जैसी उत्पत्ति होगी नित्य वैसा कार्य करे तो उसका सर्वस्व बचेगा, वरना वो विनाश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसी तुम्हारी उत्पत्ति हुई है आपकी प्रवृत्ति वैसी नहीं बनी रहेगी तो आपका विनाश तय है। पुर्तगाली उसी तरह चले गए। फ्रांसीसियों में सरकारी कंपनी थी और इतना ही नहीं, अगर फ्रांसीसी कंपनी को कहीं पे हस्तक्षेप करने का यानी आक्रमण करने का यदि चाहिए तो अनुमति लेना पड़ता था अपने शासक से।
अंग्रेज़ों को नहीं लेना चाहिए, नहीं पड़ता था। उनको लगता था कि मार देना चाहिए तो वो आक्रमण कर देते थे। और फ्रांसीसी धीरे धीरे बटुरते, लेकिन डुप्ले ने संभालने की कोशिश की। डुप्ले ने पहली बार सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राजाओं के खर्च पर अपनी सेना रखने की प्रवृत्ति को अपनाया। और जो फ्रांसीसी हैं, इन्होंने जब टकराहट देखा अंग्रेज़ों के मध्य, डुप्ले की महत्वाकांक्षा और अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा दोनों टकराई और फिर दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए भारत में, और उसका नाम है कर्नाटक का युद्ध। ये 20 वर्षों तक चला 3 बार में, और अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति के अनुसार संधि की और संधि को तोड़ा। तो यही कर्नाटक का युद्ध भारत में दोनों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। साथ ही साथ यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु का परिणाम भारत में परिलक्षित होता चला गया। अब हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के युद्ध का। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध कैसे शुरू हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में दोनों लोग लड़ रहे थे। लड़ किस मुद्दे पे रहे थे? एक देश था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, उसकी राजधानी है वियना। तो यहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर के संकट उत्पन्न हुआ था, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, वहाँ का उत्तराधिकारी कौन बने, इसको लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटेन चाहता था कि हमारे नुमाइंदे बने और फ्रांस चाहता था हमारे। इस पॉइंट को लेकर के वहाँ पे युद्ध प्रारंभ हुआ, और कहा जाता है कि जब सर्वे सर्वा युद्ध कर रहा हो तो प्रभाव तो बच्चों में दिखेगा ही। इसका प्रभाव भारत में दिखा। अब भारत में अंग्रेज कैप्टन एक थे बर्नेट। बर्नेट ने क्या किया? फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को इन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। लेकिन बर्नेट महोदय ये भूल गए कि हम जो बिया डाल दिए हैं इसका परिणाम भयानक होगा, क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है। अब डुप्ले ने इनको कुछ नहीं कहा। बर्नेट ने से कहा ठीक भाई चलो तुमने कब्जा कर लिया। बोले हाँ, मतलब उनसे पूछने नहीं गए, ये मैं बता रहा हूँ। ये चुप रहा। और मॉरिशस में, यहाँ पे एक देश है मॉरिशस, ऐसे बिंदी वाले हैं। मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे ला बुर्दने। डुप्ले ने ला बुर्दने को सहयोग के लिए बुलाया। अब ला बुर्दने डुप्ले से जलता था, एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा वैमनस्यता था कि अगर एक दूसरे का चाहे तो आंखें फोड़ दें, मुंह फोड़ दें। इसी पे एक कहावत है, छोटे से याद आ गया है, कि दो व्यक्ति थे,
ये इस अड़ोसी पड़ोसी थे। लेकिन एक बहुत गरीब था, शिव जी का भक्त था, और दूसरा भक्त तो ये भी था लेकिन बहुत ज़्यादा मतलबी नहीं था। एक दिन शिव और पार्वती जी जा रहे थे। अब ये गरीबी के कारण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपा जा रहा था। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि देखो, आपका भक्त है, इतना गरीब है, इतना आपको याद करता है, आप उसको धन क्यों नहीं दे देते। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि आप धन की बात कर रही हैं, वो बहुत लालची प्रवृत्ति का है। कहें जब उसके पास धन नहीं है, गरीबी है, तो लालची तो होगा ही, धन दे तो लालच खत्म हो जाए। कहे जितना धन दोगे लालच उतना बढ़ेगा उसका। कहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बोले ठीक है तो देखो। शंकर जी आते हैं, इसके बाद बोलते हैं मांगिए, आपको क्या चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आप जो भी मांगोगे आपके पड़ोसी के पास दुगना होगा। अब ये खुश होगा, कहा ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने पहले घर मांगा, इनके पास एक घर हुए, पड़ोसी के पास 2 घर हुए। अब इनके लड़के खीस काटते हुए निकले, हमारे पास घर है, पड़ोसी के लड़के कहा हमारे पास 2 घर है। फिर इन्होंने तालाब मांगा, नाला मांगा, 2 मिलते चले गए, इसको एक इनको। अब एक दिन ने बैठ के दिमाग लगाया, इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंखें फूट जाए। तो इस बेचारे की दोनों आंखें फूट गईं। तब शंकर जी ने कहा देखा, ये इतना ज़्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति है कि अपनी एक आंख इसलिए फोड़ लिया है क्योंकि इसकी दोनों आंख फोड़ना चाहता है। तो लाबुर्दने और डुप्ले में यही स्थिति अभी होने वाली है। अब लाबुर्दने अगर नहीं जाते हैं तो दोनों फ्रांस के हैं और फ्रांस के शासक को उत्तरदायित्व तो देना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, ये जाते हैं डुप्ले का सहयोग करने और मद्रास को कब्जा कर लेते हैं। जब मद्रास को कब्जा कर लेते हैं तो मद्रास के जो अंग्रेज गवर्नर थे मोर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए, अंग्रेज गवर्नर थे मोर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देते हैं और मोर्स आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब जब मोर्स ने, ये अंग्रेज गवर्नर हैं बंगाल के, जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, लाबुर्दने अंग्रेजों से मिल करके 4.5 करोड़ या कुछ 4.5 करोड़ पैसा ले करके वो मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे करके लौट आता है। अब डुप्ले को पता चलता है कि लाबुर्दने ने हमें नीचे दिखाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अब जो कि युद्ध तो सामने से किया, ये सबने देखा, अंग्रेजों से संधि किया, तो यह कुछ इतिहासकार रहे होंगे, उनके माध्यम से पता चलता जरूर है, लेकिन फ्रांसीसी मानने को तैयार नहीं होते, वो गलती डुप्ले का देते। डुप्ले ने लाबुर्दने को भी कुछ नहीं कहा, बस ये फिर से डुप्ले ने पूरे अपने अकेले दम पर मद्रास को फिर से कब्जे में ले लिया। और अब जब कब्जे में लिया तो बहुत विधिवत तरीके से लिया और किसी भी रूप में वहाँ पे किसी अंग्रेज सैनिकों को नहीं बख्शा, या तो वो भाग गए या तो सबको कैद कर लिया। अब लाबुर्दने का काम खत्म हुआ। अब जब डुप्ले के हाथ में मद्रास आ गया और अंग्रेजों को लगा कि पहले आक्रमण दोनों किए थे, तब तो हम नहीं जीत पाए, बाद में अकेले आ करके, और हमारे पास ज़्यादा सेना थी पहले की अपेक्षा, फिर भी डुप्ले ने अकेले दम पर ले लिया, तो थोड़ा अंग्रेज घबरा गए। और इतना ही नहीं हुआ, एक तो डुप्ले ने इधर कब्जा कर लिया मद्रास को, और एक अपने कैप्टन पैराडाइज्ड को भेजा और जा करके सेंट थोमे के मैदान में, सेंट थोमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। अब फ्रांसीसियों का जो क्या कहते हैं विकास है वो एकदम चरम पे है, उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। अब अंग्रेजों को लगा कि एक तो डुप्ले ने मद्रास को अपने कब्जे में किया, और उसके अच्छा हुआ कि सेंट थोमे का युद्ध, अनवरुद्दीन से डुप्ले ने कहा था, जब वो लाबुर्दने को बुलवाया तब डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा देखिए हम मद्रास को कब्जा करके आपको दे देंगे, आप एकदम न्यूट्रल रहना और युद्ध करने मत आना,
और परेशान मत होना। उसने कहा ठीक है भाई, अगर आप हमें युद्ध करके जीत कर स्वयं दे दोगे तो हम युद्ध करके अपनी सैनिक खर्चा क्यों बढ़ाएंगे। लेकिन जब डुप्ले ने कब्जा कर लिया तब लाबुर्दने फिर जब बेच देता है अंग्रेज़ों को दोबारा, फिर डुप्ले जीतता है तो अनवरुद्दीन को मद्रास देता नहीं है। और अनवरुद्दीन हो जाते हैं क्रोधित और अंग्रेज़ जाते हैं मिल। लेकिन अंग्रेज़ मिलते कब हैं, जब तक वो कैप्टन पैराडाइज के हाथों हार चुके होते हैं। माना जाता है कि अनवरुद्दीन के बाद पास में 50,000 से अधिक की सेना थी और पैराडाइज के पास मात्र 12,000 के आसपास सेना थी, जिनमें 1200 से 1300 सैनिकों के साथ ही केवल गए थे और वहाँ पे युद्ध जीत लिए। और जब ऐसी स्थिति बनी और तब तक ब्रिटेन और फ्रांस में ये समझ में आ गया ब्रिटेन को कि हम ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से ज़्यादा महत्व हमारे हाथ से भारत निकलने वाला है, क्योंकि डुप्ले की जो स्थिति है बहुत मजबूत होती जा रही है। ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में समझौता करके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध की जो समाप्ति थी उसे समाप्त कर दिया। वहाँ का प्रभाव यहाँ पड़ा क्योंकि 1748 में आक्सला-शापेल की संधि हो जाती है यहाँ पे यूरोप में, और उस संधि से भारत को भी शामिल करके कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ों का स्थिति थी वो अंग्रेज़ों को मिल जाए, जो फ्रांस की स्थिति है वो फ्रांस को मिल जाए। अब यहाँ पे मद्रास अंग्रेज़ों को फिर से मिल गया, तो यानी भारत की जो पोजीशन अंग्रेज़ों की थी वो उनके कब्जे में हो गई। और यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन पूरा भारत हारने से बच गए। अब आक्सला-शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद में तुरंत अभी इसके अगले साल कर्नाटक का दूसरा युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ कि अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन से कहा कि देखो आपको पराजित कर दिया, मद्रास भी नहीं दिया, फ्रांसीसियों ने आपको धोखा दिया। मतलब अनवरुद्दीन को उकसाया। जब अनवरुद्दीन को उकसाया कि आप फ्रांसीसियों को बाहर कर दीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं, अपनी सेना भी देंगे, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे और मार के इनको बाहर करो। अनवरुद्दीन को लगा अरे वाह, पहले तुम साथ दिए होते तो हम सेंट थोमे में काहे हारते, आप चलो दिखाते हैं औकात। तो ये भूल गए जाते हैं, बार बार इनको याद दिलाना पड़ता है कि डुप्ले है। डुप्ले ने चांदा साहब से कहा कि तुम गवर्नर बनोगे कर्नाटक का, तो बोले हाँ काहे नहीं बनेंगे। तो बोला तब काहे नहीं बनोगे, तो आओ इधर युद्ध करो। काहे नहीं बनोगे। अब डुप्ले महोदय चांदा साहब को तैयार कर लिए, यानी कर्नाटक के उत्तराधिकार के रूप में, यानी कर्नाटक के नवाब के पद के लिए एक तरफ अनवरुद्दीन हैं जिनका सहयोग अंग्रेज कर रहे हैं और एक तरफ चांदा साहिब हैं जिनका सहयोग फ्रांसीसी कर रहे हैं। फ्रांसीसी किसके नेतृत्व में है? डुप्ले के नेतृत्व में। अब यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि 1749 में अंबर के मैदान में अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों ने पराजित कर दिया और मार डाला। यानी कि 1749 के अंबर के मैदान में, अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित हुआ और अनवरुद्दीन अंबर के युद्ध में मार दिया गया। मतलब कि इनका यहीं पे समापन हुआ। अंग्रेज फिर पराजित हुए एक बार। अंग्रेज डुप्ले से पार पा नहीं रहे थे। अब यहाँ भी वो जब हारे तो षड्यंत्र रचना अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी, लेकिन कूटनीतिक रूप में डुप्ले बहुत बड़ा ज्ञानी कह सकते हो उसको था
कि 1749 के शुरुआती दौर में ही अंबर के मैदान में, अंबर का युद्ध भी इसे कहा जाता है, अनवरुद्दीन को पराजित करके फ्रांसीसियों ने मार दिया और चांदा साहिब बन गए कर्नाटक के नवाब। अभी इसको यहीं पे रखिए। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। अब अंग्रेज़ों को लगा कि हमारे हाथ से कर्नाटक तो गया, हैदराबाद का क्या करें। हैदराबाद के लिए अंग्रेज़ों ने नासिर जंग से कहा कि तत्काल प्रभाव पे आप मुजफ्फर को कैद कर लीजिए, क्योंकि फ्रांसीसी सहयोग सेना भी तत्काल पहुंचती कि कुछ समय का अंतर था कि नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को कैद कर लिया। जब तक कैद किए कि फ्रांसीसी सेना पहुंच गई। डुप्ले ने यहाँ भी कूटनीतिक चाल चला और नासिर जंग से मिल लिया और नासिर जंग को बुलाया और मार दिया। मारने के बाद में मुजफ्फर जंग जैसे ही बनने वाले थे सूबेदार, वहाँ के नवाब हैदराबाद के बनने वाले थे, कि अंग्रेज़ों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया। जब मार दिया तब तक इनके पास नासिर जंग के भाई सलावत जंग थे। डुप्ले तत्काल सलावत जंग से संपर्क करता है और कहता है नवाब मैं आपको बनाता हूँ, और यहाँ भी डुप्ले बाजी मार लेता है और सलावत जंग नवाब बन जाता है। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों पे डुप्ले को और कर्नाटक के कई हिस्सों पे, यानी डुप्ले को कर्नाटक और हैदराबाद, अब दोनों जगह पे डुप्ले की बढ़त देख करके अंग्रेज़ों में खलबली मच गई। और उसी समय पे मद्रास में अंग्रेज गवर्नर सैंडर्स जब आया और क्लाइव उसका कनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में आया। जब इसने देखा कि कर्नाटक भी हाथ से गया है और हैदराबाद भी गया है, तो जब क्लाइव ने सैंडर्स को सलाह दिया कि आप त्रिचनापल्ली पर आक्रमण कर दें, और त्रिचनापल्ली पर जब सैंडर्स आक्रमण कर देता है, वहाँ पे धारवाड़ को जीत लेता है। इसे अर्काट का घेरा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्लाइव ने सलाह दिया सैंडर्स को, और अर्काट का घेरा के नाम से जाना जाता है, इसे जीत लिया। अब जब यहाँ पे क्लाइव ने थोड़ी सी बढ़त क्या प्राप्त की कि फ्रांस में बैठे हुए जो फ्रांसीसी हैं उनको खलमंडल मच गई। उनको लगा कि अरे डुप्ले की वजह से सब हो गया। इतने मूर्ख शासक थे यहाँ के, मूर्ख लिख देते हैं हम, यही सही है। इतने मूर्ख शासक थे फ्रांस के कि वो ये नहीं समझ पाए कि दो बड़े बड़े राज्यों का हस्तक्षेप के माध्यम से अपने नियंत्रण में डुप्ले ने ले रखा है। इस छोटे से पार्ट के लिए हम डुप्ले को क्यों बुलाते हैं, और इन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिए और गदहा को भेज दिए। उनका नाम है गोडेहू नाम है, तो गदाहू कह लो, उनका कोई दिक्कत ना है। गोडेहू को जो है 1755 में जब भेजा गया तो इन्होंने पांडिचेरी की संधि करके कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त कर दिया। और यहाँ पे हुआ क्या, इधर चांदा साहिब भी जैसे ही यहाँ पे डुप्ले को वापस बुलाया जाता है कि चांदा साहिब को मार दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और गोडेहू एक प्रशंसा परक व्यक्ति था, इसकी प्रशंसा कर दो भूल जाता था क्या है। इसने अंग्रेज़ों के पक्ष में जो है जब पांडिचेरी की संधि किया तो डुप्ले ने एक बात कही भी थी कि गोडेहू को क्या हो गया है, हिंदुस्तान का जीता हुआ प्रांत, हिंदुस्तान जो हमारे कदमों में होने वाला था वो अंग्रेज़ों के हाथ में सौंप दिया। डुप्ले को पता था, ये सब अदूरदर्शी व्यक्ति थे, और अंग्रेज़ समझ गए थे कि अगर डुप्ले यहाँ रहेंगे तो हम हिंदुस्तान नहीं जीत पाएंगे। और डुप्ले वापस जाता है कि चांदा साहिब भी मार दिए जाते हैं और उधर सलावत जंग अंग्रेज़ों के हाथ में चले जाते हैं, क्योंकि 1755 में गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि करने के बाद सारी स्थिति को पूर्व के अनुसार कर दिया। यानी अब यहाँ पे क्लाइव का पदार्पण हो चुका है, सैंडर्स दक्षिण भारत को संभालने लगा है, और
कर्नाटक और हैदराबाद की स्थिति पहले की भांति हो गई है, यानी घोड़ा कोई और था, घुड़सवार कोई और। स्थिति फ्रांसीसियों के पक्ष में होती, लेकिन समय के पहले ही डुप्ले को वापस बुला लिया गया। बाद में यहाँ के लोगों को समझ में आया, लेकिन तब तक हिंदुस्तान इनके हाथों से जा चुका था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा युद्ध हुआ था कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में ही तीसरे युद्ध का कारण छुपा था। दूसरे युद्ध में जहां चांदा साहेब और अनवरुद्दीन वहीं पे चांदा साहेब और अनवरुद्दीन, और एक तरफ ये कर्नाटक था, और हैदराबाद जहां पे थे नासिर जंग और एक थे मुजफ्फर जंग। इनका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, इनका फ्रांसीसी, इनका अंग्रेज, इनका फ्रांसीसी। मैंने बताया था कि अनवरुद्दीन को 1749 ईस्वी में अंबर के मैदान में पराजित करके मार दिया गया था। यानी कि फ्रांसीसियों ने, ध्यान रहे, फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को मार दिया था 1749 के अंबर के मैदान में। इसे अंबर का युद्ध भी बोला जाता है, अंबर का युद्ध भी। यानी अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को 1749 में मार करके चांदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। दूसरा पहलू था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ हार चुके थे, और दूसरा पहलू था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। अंग्रेजों के कहने पर नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। जब बंदी बनाते हैं तब तक फ्रांसीसी सेना पहुंच जाती है, और फ्रांसीसियों ने फिर डायरेक्ट आक्रमण ना करके डुप्ले ने नासिर जंग से संधि कर ली और इनको पास बुलाया। और नासिर जंग को लगा कि डुप्ले ताकतवर है, कर्नाटक में बनाया भी है, और युद्ध में अंग्रेज जीते कि ना जीते, इसने डुप्ले के चाल में फंस गया। ये जब नासिर जंग फंस जाता है, बाद में नासिर जंग को डुप्ले मार देता है। नासिर जंग भी मर जाते हैं, तब तक उधर मौका पा करके अंग्रेजों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया। मुजफ्फर जंग नवाब बनने वाला था, लेकिन मौका पा के अंग्रेजों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया। फिर एक है सलावत जंग। ये नासिर जंग के भाई थे। जब डुप्ले को पता चला कि मुजफ्फर जंग मार दिए गए हैं और नासिर जंग को तो मैंने मार दिया है, सलावत जंग से कहे कि आप नवाब बन जाओ। ये अपने भाई का बदला लेने की प्रवृत्ति भूल गया और डुप्ले के कहने अनुसार ये हैदराबाद का नवाब बन गया। यानी याद रहे, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, उसके दो घोड़े, एक कर्नाटक दूसरा हैदराबाद, दो घोड़े के दो घुड़सवार, एक यहाँ के नवाब दूसरे अंग्रेज और फ्रांसीसी। यानी कि घोड़ा कर्नाटक हैदराबाद, घुड़सवार फ्रांसीसी और अंग्रेज। कर्नाटक चांदा साहिब, हैदराबाद सलावत जंग। सलावत जंग किसके माध्यम से बनता है? फ्रांसीसियों के माध्यम से। और यहाँ पर
नासिर जंग मार दिया जाता है, नासिर जंग का सपोर्ट करते हैं अंग्रेज। मुजफ्फर जंग मार दिया जाता है, सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसी। यानी कि जो दो लोगों ने नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों हैदराबाद के लिए लड़ना शुरू किए थे, ये दोनों मार दिए जाते हैं। फ़ायदा तीसरा पा जाता है, और तीसरा फ़ायदा पाता है तो यहाँ भी डुप्ले आगे निकल जाता है। यानी दोनों स्थिति कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में एक तरफ चांदा साहिब, दूसरे तरफ सलावत जंग, नवाब बनने में डुप्ले कामयाब रहता है। नवाब बनवाने में यहाँ पे कूटनीतिक माध्यम से नासिर जंग को मार देता है, और यहाँ पे 1749 के अंबर के मैदान में, अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित होता है, जो अंग्रेजों के समर्थन से युद्ध करने उतरा था। यानी अंग्रेज दोनों तरह पराजित होते हैं, और दोनों जगह पराजित होने के पश्चात में फिर अंग्रेजों ने अपनी चाल चली, और वहाँ पे जाकर धारवाड़ में, मैंने बताया था अभी कि धारवाड़ पे कब्जा कर लेते हैं, और धारवाड़ के कब्जा करने के पश्चात में उसे आरकाट का घेरा कहा जाता है। और इस आरकाट के घेरे से क्षणिक मात्र थोड़ा नुकसान क्या हुआ कि फ्रांसीसी शासकों ने डुप्ले को वापस बुला लिया। उनको लगा कि डुप्ले की वजह से वहाँ पे स्थितियाँ बहुत दयनीय हो गई हैं। वो यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझने में नाकाम रहे, यहाँ के लोग नाकाम रहे। जब नाकाम रहे, डुप्ले को बुला लिए और गदहा को भेज दिए, गोडेहू को भेज दिए। और गोडेहू पहुंचते हैं तो 1755 में पांडिचेरी की संधि कर लेते हैं, और पांडिचेरी की संधि के माध्यम से जो स्थिति पहले थी उसी तरह बन जाता है। यानी सब पर अंग्रेजों का आधिपत्य था वो फिर से बन जाता है, और फ्रांसीसियों के हाथ कुछ नहीं लगता है। इस संधि से डुप्ले ने कहा भी था कि गोडेहू को क्या हो गया है, जीता हुआ हिंदुस्तान का क्षेत्र अंग्रेजों के कदमों में डाल रहा है, जो हमारे कदमों में आने वाला था। यानी कि इस स्थिति को रिजविक की संधि से यहाँ पे समाप्त किया जाता है। यानी कर्नाटक चांदा साहिब, अनवरुद्दीन, हैदराबाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग दोनों मार दिए गए, सलावत जंग फ्रांसीसी के सहयोग से नवाब बना। अब यहाँ की पृष्ठभूमि इस तरह बनी कि जब हाथ से चला गया तब अब अंग्रेज हो गए यहाँ पे मजबूत। अब इसी कारण से आगे निकलेंगे, क्योंकि अब अंग्रेजों ने समझ लिया कि फ्रांसीसियों के हाथ में अगर ये दोनों प्रांत आ जाते, कर्नाटक और हैदराबाद आ जाते, तो ये ताकतवर होते। अब जो कि संधि रिजविक से ये इनको नहीं मिला, जब नहीं मिला तो फ्रांसीसी हो गए कमज़ोर। इसका फायदा कहाँ पे उठाएंगे? तत्कालिक कारण कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अब इसका फायदा उठाएंगे अंग्रेज, और बढ़ जाएंगे कहाँ पे? चंद्रनगर फ्रांसीसियों की बस्ती थी, मैंने पहले कहा था, याद रखना। और यहाँ से वो बढ़ करके जाते हैं क्लाइव और वाटसन। क्लाइव को ये बात पता हो गया था। कहा गया है कि क्लाइव बहुत छोटे पद पर रहते हुए बड़े बड़े पदाधिकारियों के कार्यों को समझने की कोशिश किया करता था। वो समझ गया था कि अब दोनों वहाँ के जो प्रांत हैं वहाँ पे फ्रांसीसियों का आधिपत्य है नहीं, और जो कि वहाँ के शासकों को उन्होंने मारा था, तो कूटनीतिक रूप से शासकों को भी फ्रांसीसियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और अपना तत्काल रूप में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में जा कर के चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब जब डायरेक्ट कब्जा कर लिया तो यही एक पार्ट मात्र बचा हुआ था जो फ्रांसीसी के हाथ में था। और गदाहू जो थे, गोडेहू ये समझने में नाकाम रहे कि हो क्या रहा है। और जब तक ये समझते तब तक यहाँ भी कब्जा हो गया, और जितने फ्रांसीसी सैनिक थे चंद्रनगर में वो मार दिए गए। अब 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध होता है। अब यही युद्ध, ये निर्णायक युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध है फ्रांसीसियों का। अब गोडेहू को लगा कि ये तो हमारे हाथ में सब जा रहा है, दक्षिण में कुछ रह नहीं गया। उत्तर में एक पार्ट था बंगाल में चंद्रनगर, वो भी उनका हो गया कब्जा। अब फ्रांसीसियों को भी समझ में आ गया कि डुप्ले को बुलाकर मैंने सबसे बड़ी गलती किया, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि अब स्थिति इनके बाहर थी। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के मैदान में निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व करते हैं कैप्टन आयरकूट।
कैप्टन आयरकूट अंग्रेज का नेतृत्व करते हैं और फ्रांस का नेतृत्व करते हैं काउंट डी लाली। यानी कि लाली और अंग्रेज के आयरकूट के मध्य युद्ध हुआ और निर्णायक युद्ध में लाली पराजित हुए। यानी कि अब फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और शर्त रखी गई, जब फ्रांसीसियों ने समर्पण किया तो शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में व्यापार नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो सेना बिल्कुल नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे भारत में। शर्त मानी गई, फ्रांसीसियों की सेना भंग कर दी गई और केवल एक क्षेत्र मात्र पांडिचेरी यही फ्रांसीसियों के हाथ में रह गया और सारा का सारा अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और अब तृतीय कर्नाटक का युद्ध यहाँ पे समाप्त होता कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था यूरोप में। 1756 में शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने लड़ रहे थे, यूरोप के वर्चस्व को लेकर के था। 1756 में प्रारंभ हुआ था और जा करके 1763 को संधि हुआ और एक संधि क्या हुई पेरिस में। पेरिस की संधि के माध्यम से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। अंग्रेज अब समझ चुके होते हैं, अंग्रेजों की चाल यहाँ भी थी, ये समझ गए कि अब मेरे पास आ गया है भारत और वहाँ से फ्रांसीसी हार चुके थे। तो 1763 के पेरिस की संधि से यहाँ का कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ फ्रांस यहाँ पे एकदम से समाप्त हो चुका होता है। यानी कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध ने, यानी कि वांडीवास के युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि भारत पे कौन राज्य नहीं करेगा, यानी कि भारत पे अब फ्रांसीसी राज्य नहीं करेंगे। यही डुप्ले होते, यहीं पे एक शब्द कहा गया है एक अंग्रेज लेखक के द्वारा कि डुप्ले ने भारत को खोलने की जो चाबी दक्षिण में खोजा, क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। काश डुप्ले ने ये चाबी बंगाल में खोजी होती तो हिंदुस्तान फ्रांसीसियों का होता, अंग्रेजों का नहीं। यानी कि स्थिति जो थी वो प्रतिकूल हुई। इसके दो कारण थे, एक तो डुप्ले ने गलती किया दक्षिण में स्थायित्व देकर और दूसरा सबसे बड़ी गलती किया फ्रांस के शासकों ने डुप्ले को वापस बुला करके। यदि डुप्ले को वापस नहीं बुलाया गया होता तो ये इतनी स्थिति खराब नहीं होती और जो गदाहू आए थे, गोडेहू आए थे, गोडेहू चापट कर दिए। अगर ये यहाँ पे आके समझ जाते कि हमारे साथ खेल खेल गया है तो ये बचा लेते, लेकिन नहीं बचा पाए। यानी वांडीवास का युद्ध हुआ। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत क्या क्या है भैया, यानी अंग्रेजों ने, देखिए, डच और पुर्तगाली लड़े तो क्या हुआ, पुर्तगाली को भगा दिए। अब डच अंग्रेज लड़े, अंग्रेजों ने 1759 के युद्ध में बेदरा के युद्ध में डचों को बाहर किया, ध्यान रहे। और अगले ही साल 1760 में देखिए क्लाइव आ चुका है, ध्यान रहे, क्लाइव आ चुका है। ये डुप्ले का एकदम डुप्लीकेट है, एकदम उसका बाप समझ लीजिए है। 1760 में वांडीवास का युद्ध,
और फ्रांसीसी बाहर। अभी तक फ्रांसीसी हावी होते जा रहे थे। 1751 में एक कनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में क्लाइव आता है और ऐसा चाल चल देता है कि एक तरफ डचों को बाहर करता है बेदरा के युद्ध से, दूसरी तरफ वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसियों को बाहर करता है। यानी पूरा कब्जा अब होता है किसका? अंग्रेजों का। अब एक कंपनी और है डेन। डेन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। अब डेन लोग जो है, इनकी कंपनी बनती है 1616 में। मुझे फ्रांसीसी के पहले आए थे, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है, इसलिए इनको बहुत बाद में मैं बता रहा हूँ। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1620 ईस्वी में त्रैम्बकूर तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु त्रैम्बकूर त्रैकोबार और 1676 में श्रीरामपुर। इन्होंने 2 फैक्ट्री स्थापित किया और दोनों फैक्ट्री में ये अपना व्यापारिक केंद्र बनाए और आगे चल करके 1845 में ये अंग्रेज़ों के हाथे बेच देते हैं। हाथों बेच देते हैं। यानी डेनमार्क जो है, डेनमार्क उसकी डेन कंपनी जो है, इन्होंने अपना अस्तित्व बहुत सीमित रखा और बाद में इनको पता चल गया कि हमें यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है और अंग्रेज़ों के हाथ में बेच करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी है जो याद रखना है। क्रम, पहला क्रम यह है कि कंपनी किस क्रम में स्थापित हुई और भारत में किस क्रम में आए। पहला, कंपनी की स्थापना क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हुई, उसके बाद में अंग्रेजों की, उसके बाद में डच की, उसके बाद में डेन, उसके बाद में फ्रांसीसी। चौदह सौ 1898, 1599, 1602, 1616 और 1664। अब नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का भारत में आगमन क्रम। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, उसके बाद आते हैं डेन और फिर आते हैं फ्रांसीसी। पुर्तगाली यहाँ पे आते हैं तो क्रमशः अपना धीरे धीरे विस्तार करते हैं क्योंकि इन लोगों से बहुत पहले आ जाते हैं। फिर डच और अंग्रेज 1608 में, डच 1602 में और डेन आते हैं तो 1620 में और फ्रांसीसी
1868 में अपनी पहली कोठी भारत में स्थापित करते हैं। और ये शुरुआती दौर में ही 1502 के आसपास में स्थापित कर देते हैं, जब दूसरा बेड़ा आता है वास्को डी गामा का। यानी कि कंपनी की स्थापना क्रम पुर्तगाली नंबर 1, नंबर 2 पे यहाँ पे हैं अंग्रेज, नंबर 3 पे हैं डच, नंबर 4 पे हैं डेन, नंबर 5 पे हैं फ्रांसीसी। और आगमन के क्रम में नंबर 1 पे पुर्तगाली, बस इनका स्थान बदलता है। यहाँ नंबर 2 पे डच हो जाते हैं, नंबर 3 पे अंग्रेज, 4 पे डेन बने रहते हैं, 5 पे फ्रांसीसी बने रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपका कंप्लीट हो गया पुर्तगालियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, डचों का आगमन, डेन और फ्रांसीसियों का आगमन। कर्नाटक का युद्ध हो गया, कर्नाटक का तीनों युद्ध हो गया। और बेदरा का युद्ध, ये याद रहे आपको, 2 युद्ध याद रखनी है और एक स्थानीय जो भारत के हस्तक्षेप की युद्ध याद रखना है। ये 4 युद्ध आपको फ्रांसीसी और अंग्रेजों के समय के मध्य याद रखना है। एक 1748 का सेंट थोमे का युद्ध, 1749 का अंबर का युद्ध। इसमें अनवरुद्दीन पराजित होते हैं फ्रांसीसियों से, और इसमें भी अनवरुद्दीन पराजित होते हैं और मार दिए जाते हैं फ्रांसीसियों से। 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेज, जिनमें डच पराजित होते हैं, अंग्रेज विजयी होते हैं, यानी डच बाहर। 1760 में वांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांस और अंग्रेज, इसमें फ्रांस पराजित होते हैं और बाहर अंग्रेज विजयी होते हैं। यानी कि ये 4 युद्ध ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित कर दिया कि भारत में, ये दोनों युद्ध ने निर्धारित किया कि भारत में शासक कमज़ोर हो चुके हैं, और बेदरा के युद्ध ने साबित कर दिया कि अंग्रेज मजबूत हो चुके हैं। वांडीवास के युद्ध ने साबित कर दिया कि भारत में अंग्रेज राज करेंगे। अब इसके बाद में अंग्रेजों की स्थिति किस तरह से होगी और कैसे वो भारत पे आगे बढ़ेंगे, इस पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। यही पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।